हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। ये वीडियो जो है वो टुगेदर वीकेंड सीरीज़ का एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि ये हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल सिस्टम के मॉड्यूल डी की। फ्रेंड्स, जो लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको पता होगा कि मॉड्यूल डी जो है वो थोड़ा लेंदी है, और वी वुड से कि वहाँ जो यूनिट्स हैं, नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा है। तो जो मैकमिलन बुक के क्वेश्चंस हैं उनको, और साथ में और जो प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं उनको हम लोगों ने यहाँ पे कंपाइल किया है, एंड विल ट्राई टू डिस्कस ऑल दीज क्वेश्चंस। आई थिंक यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आने के और डायरेक्ट क्वेश्चन आने के आसार बहुत ज़्यादा हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आप लोग लास्ट तक देखेंगे और इससे आप लोग काफ़ी कुछ गेन करेंगे। सो देखिए, यहाँ पे ये 29 से शुरू होके, सो इसमें जो टोटल यूनिट्स हैं वो हैं 16। तो 16 यूनिट्स मतलब कि हम लोगों ने एक यहाँ से जो क्रिस्प ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चंस निकाला है, जिन 100 क्वेश्चंस को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे और ये देखेंगे कि अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है तो ये क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए। ये हम भी इंश्योर करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको ऐसा फील हो कि हाँ, ये वीडियो जो है एक वर्थ वॉचिंग वीडियो था। एंड फ्रेंड्स, आई वुड से फ्रॉम माई होल टीम ऑल द वेरी बेस्ट। आपको एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा स्पेक्टिकल होके अपने आंसर्स को चूज़ करना है, और साथ ही आप पहले जो आपको आता है उसको फर्स्ट राउंड में कंप्लीट करें। सेकंड राउंड में जहाँ पे आपको ऐसे है कि दो ऑप्शंस को लेके कुछ डाउट है, उनको अटेंड करें। सो यू शुड सेट योर प्रायोरिटीज़ इन एग्ज़ाम, और उसके हिसाब से आपने एग्ज़ाम को अप्रोच करना है। सो हम लोग फिलहाल अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। उससे पहले हाँ फ्रेंड्स, आप वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड कोलीग्स को शेयर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, हमारे पैकेजेस जो हम लोग ऑफर कर रहे हैं दैट इज़ फॉर इंडियन इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल सिस्टम, इट इज़ 508 रुपीज़ का है, जहां हम लोग PDF नोट्स एंड MCQs प्रोवाइड करते हैं। PPB का है जहां हम लोग 608 रुपीज़, ये प्राइस थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि जो PPB है वो बहुत बल्कि है फ्रेंड्स, तो उसको हम लोगों ने जो चेंज किया है दैट इज़ बेस्ड ऑन दैट। एंड अगेन जो रिटेल है वो PDF नोट्स एंड MCQs जो है दैट अगेन कम्स विथ 508। और फ्रेंड्स, जो ऑल टुगेदर अगर आप पैकेज के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पे 1624 का आपको लगेगा, और साथ में हम लोगों ने एक कोड अनाउंस किया हुआ है, दैट कोड इज़ अर्ली 50। सो अगर ये कोड आप बताते हो तो आपको फ्लैट एक 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा इस टोटल अमाउंट के ऊपर। सो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि आपको एनरोल होना है देन यू कैन रीच अस आउट ऑन द नंबर जो नीचे स्क्रॉल हो रहा है। और साथ ही फ्रेंड्स, कि अगर आप कल के बाद बाकी के पेपर्स के लिए भी रीच करना चाहते हो तो फिर आपको इन पेपर्स के लिए रीच करना है, विल लुक फॉर इट। और जो 15% का फ्लैट डिस्काउंट है फॉर दोज हु आर कमिंग फ्रॉम दिस वीडियो और प्रीवियस वीडियो, जिनके पास ये अर्ली 50 का कोड है, हम लोग उनको अकोमोडेट करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेगमेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। तो फ्रेंड्स, फाइनेंशियल मार्केट का आपको पता है, क्रेडिट मार्केट, मनी मार्केट, इंश्योरेंस मार्केट, ये सारे ही फाइनेंशियल मार्केट के पार्ट हैं। वहीं एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ मार्केट जो है वो फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स, जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ मार्केट है इट डील्स विथ ऑल द वीट, कॉर्न, सोया, इनके खरीद एंड बेचने में इनका इन्वॉल्वमेंट है। वहीं हम लोग क्रेडिट मार्केट की बात करें तो फ्रेंड्स, जो क्रेडिट मार्केट है उसको ही हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट इज़ मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। अभी जो कैपिटल मार्केट है इसी को आप बाद में बहुत ज़्यादा डेट मार्केट की तरह भी पढ़ेंगे। तो इस हिसाब से जो चीज़ें हैं आपको समझ आ गई होंगी। हम लोग थोड़ा स्पीड रहेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कम समय में कवर किया जाए, और साथ ही हम लोग वैसे ऑप्शंस को आपको एलिमिनेट करना सिखाएंगे जो आपके दिमाग में ट्रिगर होकर रहे, और कल या जब भी आपका एग्ज़ाम होता है, आप जब भी एग्ज़ाम में जाते हैं तो आपको डायरेक्टली वो आंसर विथ माई एक्सप्लेनेशन याद आए। सो द सेकेंड क्वेश्चन इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आर इंस्ट्रूमेंट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट, मनी मार्केट, क्रेडिट मार्केट, डेट मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगेन एक बहुत ही सिंपल लॉजिक है, दैट इज पहले तो कि मनी मार्केट, और इसका सिंपल लॉजिक क्या है? इसका सिंपल लॉजिक है कि जो CD होता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, दैट इज शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट। तो जो शॉर्ट टर्म डेट, तो मनी मार्केट जो है वो शॉर्ट टर्म है, और जो डेट मार्केट है जिसको हम लोग पहले भी देख रहे थे कैपिटल मार्केट, वो जो है वो लॉन्ग टर्म है। तो इस हिसाब से आप चीज़ों को याद रख सकते हैं। और ये जो मैं रेफ़र कर रहा हूँ वो हमारे नोट्स से मैं रेफ़र कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि यू आर गोइंग टू गेट बेटर क्लैरिटी तो आप हमको
स्क्रोल नंबर पे रीच कर सकते हैं। एंड इवन फ्रेंड्स, मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि आपके पास कोई ना कोई एक नोट्स होना चाहिए। इट शुड नॉट बी लाइक कि हमारे पास से ही होना चाहिए, बट यू शुड हैव वन नोट्स एंड वन एमसीक्यूज, जहाँ से आप कोई भी वीडियो देखते हैं उसके बाद आपने नोट्स पढ़ना है, एक बार रिवाइज करना है नोट्स से फास्ट रीडिंग करके, और फिर एमसीक्यूज आपने लगाने हैं। सो द थर्ड क्वेश्चन विल बी स्टेट डेवलपमेंट लोन्स आर इंस्ट्रूमेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट। तो अभी स्टेट, तो यहाँ क्या है, देखिए जब भी डेवलपमेंट लोन की बात हो रही है तो ये लॉन्ग टर्म होगा। तो जब भी कोई लॉन्ग टर्म लोन होगा, अभी हम लोगों ने जस्ट पहले देखा था, इसका आंसर होगा डेट मार्केट, क्योंकि जो मनी मार्केट है वो है शॉर्ट टर्म, जो डेट मार्केट है दैट विल बी लॉन्ग टर्म। अभी विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट। अभी फाइनेंशियल मार्केट का क्या क्या फंक्शन है। पहला, कैपिटल इंफॉर्मेशन, लिक्विडिटी, प्राइस डिटर्मिनेशन। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी ऑल ऑफ द अबव। की जो फाइनेंशियल मार्केट है उनके फंक्शंस ये सारे ही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर फॉर प्राइस डिस्कवरी। अभी फ्रेंड्स, आपको ये देख के समझ आ रहा होगा कि मार्केट स्टेबिलिटी, रिस्क एपेटाइट, अवेलेबल इंफॉर्मेशन एंड सप्लाई एंड डिमांड। सो द राइट आंसर इज मार्केट स्टेबिलिटी। अभी मार्केट स्टेबिलिटी क्यों होना है कि मार्केट स्टेबिलिटी जो फैक्टर है फ्रेंड्स, वो क्या रेफर करता है, that affect the price of a product or services, but it is not the factor for price discovery. The maximum period for notice period is, अभी मैक्सिमम कितना होना है फ्रेंड्स, आई होप यूल बी नोइंग 14 डेज। तो हम लोग इसको इन डिटेल एक बार देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए कि हमारे पास जो है वो बेसिकली जो हमारे पास क्या होता है कि कॉल मनी, नोटिस मनी एंड टर्म मनी। तो जो कॉल मनी है दैट इज ओवरनाइट, जो नोटिस मनी है दैट इज 2 to 14, एंड जो टर्म मनी है दैट इज 15 to 65। सो आई होप फ्रेंड्स कि इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि राइट आंसर 14 क्यों है। हु इज इशूइंग अथॉरिटी ऑफ ट्रेजरी बिल। AIFI, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट्स। सो यहाँ ट्रेजरी बिल की बात हो रही है फ्रेंड्स, सो इट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट इज ओनली इशूइंग द ट्रेजरी बिल्स। और जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं फ्रेंड्स वो कहाँ, 91 to 364 डेज इसकी मैच्योरिटी होती है। और साथ में क्या है कि ये शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट की तरह कंसिडर किया जाता है। What is the minimum net worth required for a corporate to issue certificate of deposit? अभी फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर जो है 1 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, नो मिनिमम नेट वर्थ रिक्वायर्ड, ऐसा भी एक ऑप्शन है। तो जो राइट आंसर होने वाला है दैट इज 4 करोड़, लेकिन वही मैकमिलन बुक जो है वहाँ पे देयर इज नो मिनिमम नेट वर्थ रिक्वायर्ड ऐसा करके लिखा है। तो आप इसको करेक्शन कर लेंगे, दैट इज 4 करोड़। What is the maximum tenor for long term repo operational? So repo operation मतलब LTRO, long term repo operation. So 1 year, 3 year, 5 year, 10 year. So the right answer is 3 years। और LTRO होता क्या है, तो फ्रेंड्स देखिए कि LTRO जो है एक मॉनेटरी पॉलिसी टूल है इनकी, RBI की, टू इंजेक्ट द लिक्विडिटी इन फाइनेंशियल सिस्टम। मतलब कब, जब भी अभी कोविड-19 वाला समय था उस टाइम पे जो RBI की तरफ से या सेंट्रल बैंक की तरफ से जो पैसे इन्फ्यूज़ हो रहे थे बैंक्स में, मार्केट में, तो वो जो था वो LTRO टूल का इस्तेमाल हो रहा था। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ सेकेंडरी मार्केट। तो फ्रेंड्स सेकेंडरी मार्केट के लिए पहले देखिए IPO मार्केट, IPO ये प्राइमरी मार्केट का पार्ट है। प्राइवेट प्लेसमेंट मार्केट, सिक्योरिटी ऑक्शन मार्केट, नन ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर इज सिक्योरिटी ऑक्शन मार्केट। अभी देखिए सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, इज अ प्लेस वेयर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड बिटवीन द इन्वेस्टर्स। मतलब कि जो प्राइमरी वाला है दैट इज IPO, प्राइवेट प्लेसमेंट मार्केट, ये जो दोनों हैं ये IPO है। वहीं जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज हैं जिनका ट्रेड होना है ऑन डे टू डे बेसिस, वो होता है सेकेंडरी मार्केट में। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि हमारी टीम ने बहुत मुश्किल से कंपाइल किया है चीज़ों को, जहां हम लोग ऐसे कोशिश कर रहे हैं कि सारे ही क्वेश्चंस को उस लेवल पे आप तक पहुंचाया जाए जहां आप
के पास जो डिलीवर होना है वो बिल्कुल वैसा का वैसा हो, जहाँ रॉन्ग आंसर से उनको हम करेक्ट कर रहे हैं, ताकि आप इतना पढ़ने के बाद भी एक रॉन्ग आंसर को टिक करके ना आ जाए, क्योंकि वो कहीं बुक में मेंशन्ड है। तो द प्रोसेस बाय विच अ स्टॉक एक्सचेंज ट्रांजिशंस फ्रॉम अ mutually owned entity to a shareholder owned company is known as dematerialization, demutualization, demonetization, monetization. So the right answer is demutualization. अभी demutualization में क्या है कि यहाँ पे जो म्यूचुअली ओन्ड एंटिटी है सच ए स्टॉक एक्सचेंज एंड ऑल, ये क्या करते हैं, शेयर होल्डर ओन्ड कंपनी बन जाते हैं, कि मतलब ये अपने शेयर्स को ओपन कर देते हैं। पहले क्या होता था कि इन म्यूचुअली ओन कंपनी जो मेंबर्स हैं दे आर द ओनर, अभी शेयर होल्ड ओन कंपनी में जो ओनर्स हैं वो कौन होंगे, वो शेयर होल्डर्स होंगे। तो व्हाट इज द मिनिमम टेन्योर फॉर कमर्शियल पेपर? 1 month, 7 days, 6 months, 1 year. सो द राइट आंसर इज 7 days। ये क्या बात हो रही है, मिनिमम टर्म की। सो 7 days एंड द मैक्सिमम इट गोज अप टू 1 year। ये बात हो रही है कमर्शियल पेपर की। In an IPO through voluntary book building, what percentage of the issue is reserved for retail investors? तो retail investors आपको पता है कि मेरे आपके जैसे लोग जो एक कम वॉल्यूम में बाय करते हैं, वो भी हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो 10%, 25%, 35% एंड 40%। सो द राइट आंसर इज 35%। एंड हम लोग देखते हैं कि 35% जो है वो किन के लिए है, वो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। और रिटेल इन्वेस्टर्स हम किनको कहते हैं, वैसे लोग जो लेस देन 2 lakhs का अमाउंट जो है वो आईपीओ में लेस देन 2 lakhs का अमाउंट से कुछ परचेज करते हैं। तो अ रिटेल इन्वेस्टर इज वन हु अप्लाइज और बिड फॉर सिक्योरिटीज फॉर, ये आंसर हमने अभी जस्ट देखा है, 2 lakhs। अब व्हाट विल बी द करेक्ट नोमेनक्लेचर of a central government securities issued in 2018 for 10 years with coupon of 7.85 per annum. So option A 7.85 GOI 2018, 7.85 GOI 2028, 2018 CG सेंट्रल गवर्नमेंट 7.85। तो अगर आपने ये क्वेश्चन पहले से देखा हुआ है तभी आप इसको क्लिक कर पाएंगे। इसमें कोई भी लॉजिक काम नहीं करेगा, क्योंकि मोर और लेस सारे जो हैं वो एक जैसे ही दिख रहे हैं, सारे में कुछ ना कुछ एक लॉजिक है। तो राइट आंसर इज 7.85 GOI 2028। सो यहाँ नोमेनक्लेचर का लॉजिक होता क्या है एक्चुअली, कि सबसे पहले कूपन को आपको डालना है, कूपन रेट, फिर इशूअर, तो इशूअर कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वहाँ हम लोग वो डालेंगे। फिर ईयर ऑफ इशू से हम लोग ये देखेंगे कि ये कब तक के लिए सिक्योर्ड है, तो जो मैच्योरिटी ईयर है वो डालना है हमने। तो इस हिसाब से आप देखो कि यहाँ पे पहले कूपन, फिर इशूअर कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड मैच्योरिटी कब होएगी, तो 2028 में। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये चीज़ें समझ आती जा रही हैं। इन विच टाइप ऑफ ऑक्शन इज फेनोमेनन ऑफ विनर्स कर्स ऑब्जर्व? अभी देखिए विनर्स कर्स मतलब क्या है, कि वहाँ पे ऐसे होना है कि मतलब किसी को कुछ मिला लेकिन वो कर्स की तरह हो सकता है। पहले मल्टीपल प्राइस ऑक्शन, डच ऑक्शन, यूनिफॉर्म प्राइस ऑक्शन, इंग्लिश ऑक्शन। तो जो राइट आंसर है वो है इंग्लिश ऑप्शन। अभी इंग्लिश ऑप्शन में क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो बिडर्स हैं, पहले हम लोग देखते हैं इंग्लिश। तो इंग्लिश वाले में द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वैल्यू ऑक्शन, इसमें क्या होता है, द प्राइस ऑफ द आइटम स्टार्ट्स फ्रॉम लो लेवल एंड देन इंक्रीजेज अंटिल द ओनली बिडर रिमेनिंग, जैसे आईपीएल में होता है प्लेयर्स के लिए। अब इसमें क्या है कि कई बार जो बिडर हाईएस्ट बिडर होता है वो ज़्यादा पैसा भी पे कर देते हैं फॉर समथिंग। वहीं पे जब हम लोग ये बात करेंगे कि डच, तो डच वाले में क्या होता है, उनका इसका बिल्कुल उल्टा है। तो उसमें क्या है कि डच ऑक्शन द प्राइस ऑफ आइटम स्टार्ट्स एट हाई लेवल एंड देन डिक्रीजेज अंटिल देर इज अ बायर विलिंग टू पे द आस्किंग प्राइस। और यूनिफॉर्म आपको पता है कि जहाँ who places a bid that is equal to or greater than the winning bid pay
at the same price for the item. तो जो हमारा राइट आंसर है वो इंग्लिश ऑक्शन था। और इंग्लिश ऑक्शन कौन सा है? वही जो आईपीएल में होता है, और वही वाला जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं विनर्स कर्स। Which of the following bond theorems is not correct? So the price of the bond is inversely related to change in interest rate. Increase in price of the bond when the interest rate goes down by a certain percentage is greater than the decrease in its price when the interest goes up by the same time. और right answer जो है वो यही है friends, 18. In which year were primary dealers introduced? So the right answer is 1995. In which of the following securities are not eligible in RBI retail direct scheme? So the options are treasury bills, central government securities, corporate bonds, sovereign gold bonds. So the right answer is corporate bonds. अभी corporate bonds क्यों है? क्योंकि just a second friends. कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आर नॉट एलिजिबल फॉर इन्वेस्टमेंट अंडर आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम। क्यों? क्योंकि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आर डेट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय companies to raise the funds. They are not backed by government and therefore considered to be riskier than the government securities. In which of the following are not participants in forex market? Brokers, commercial bank, jobbers, central bank. So jobbers. अभी जॉबर्स क्या है? तो जॉबर्स जो है वो मार्केट मेकर्स हैं। ये बाई सेल जो है वो अपनी ओन इन्वेंट्री की करते हैं। सो जॉबर्स जो हैं वो फॉरेक्स मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं करते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्फोर्समेंट अथॉरिटी फॉर फेमा रेगुलेशन? आरबीआई, ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सो द राइट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। उनका इसमें कोई भी रेगुलेशन जो है वो नहीं है। What is the threshold transaction limit under FX retail platform with zero fee? So the right answer is USD 50,000. फ्रेंड्स मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो हमारे पास ज़्यादा हैं। अगर हम लोग बहुत स्लो जाएंगे देन मे बी यू विल वेस्ट योर 2 hours 3 hours एंड यू आर गोइंग टू गेट ओनली 100 क्वेश्चन। सो बेटर आप बस इनको रजिस्टर करते जाइए। नेक्स्ट, which of the following is not a reason for interconnectedness of financial markets? Mobility of capital, profitability parameter, technological development, and harmonization of prudential regulations. So the profitability parameter ये जो है यही रीजन है। ये रीजन बिल्कुल नहीं है जिसकी वजह से इंटरकनेक्टनेस जो होता है वो। So which of the following is not one of the different level of integration of financial markets? So domestic, vertical, regional, international. So it is vertical. अभी vertical कैसे होता है फ्रेंड्स? वर्टिकल में क्या होता है? इट इज स्ट्रैटेजी इन विच अ कंपनी owns or controls two or more businesses that operate at different level of the same supply chain. It is not a level of financial market integration. इसके लिए जो है वो वर्टिकल होगा। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं हाउ मेनी कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ एशियन क्लियरिंग यूनियन, ACU. So the right answer is 9. So the list will see Bangladesh, Bhutan, India, Iran, Maldives, Myanmar, Nepal, Pakistan and Sri Lanka. So these are the countries जो ACU के पार्ट हैं।
Which of the following is opposite of floating exchange rate regime? So the options are pegged exchange rate regime, free exchange rate regime, correlated exchange rate regime, and none of the above. So the right answer is pegged exchange rate regime. So opposition of floating exchange rate is a pledged exchange rate regime. अभी pledged exchange rate regime जो है वहाँ क्या है कि गवर्नमेंट सेट्स द फिक्स्ड exchange rate for its securities against another currency and typically for the US dollar. In which of the following market have inverse interconnectedness? Money market and policy rate, forex and capital, money and bond market, policy rate and capital market. So the right answer is going to be money and bond, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं, लेकिन जो बुक में है वो फॉरेक्स एंड कैपिटल दिया हुआ है, तो आप इसको एक बार नोट कर लेंगे. आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज़ नॉट ट्रू. मर्चेंट banks are regulated by RBI. Merchant banks are regulated by SEBI. Merchant banks mainly undertakes fee-based business, and merchant bank primarily assist in raising equity. So the right answer is merchant bank are regulated by SEBI only, but in book it is mentioned RBI. How many categories of merchant banks are there? So options are 3, 4, 5, 6. So the right answer is 4. और ये जो 4 है उसमें आप देखिए कैटेगरीज कौन कौन सी हैं. तो फर्स्ट कैटेगरी जो है दैट इज merchant bank is a category where it acts as issue manager, advisor, consultant, underwriter and portfolio manager of a capital issue. इतनी चीज़ें. वहीं पे हम लोग कैटेगरी 2 की बात करें तो ये इनका जो IM था वो कट जाता है. यहाँ एडवाइजरी, कंसल्टेंट, को मैनेजर, अंडरराइटर, पोर्टफोलियो मैनेजर, ये चीज़ें. बस इसमें क्या है कि इशू मैनेजर जो है वो नहीं होता है. अभी हम लोग कैटेगरी 3 की बात करें तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो एडवाइजरी है वो रहता है, अंडरराइटर होता है, कंसल्टेंट होता है. बाकी इस लेवल पे कोई भी जो बाकी के टीम मेंबर्स हैं वो नहीं होते हैं. अभी कैटेगरी 4 में क्या है कि मर्चेंट बैंकर इन दिस कैटेगरी कैन एक्ट ओनली एज एन एडवाइजर और कंसल्टेंट टू एन इशू. तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको साथ साथ क्लैरिटी मिलती जा रही होगी और हम लोग जितना इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो सफिशिएंट है. सो विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ मर्चेंट बैंकर कैन हैंडल इशू मैनेजमेंट? सो आपको समझ आ गया होगा कैटेगरी 1, क्योंकि इसमें सारे ही एक्सेस जो हैं वो ऑलमोस्ट प्रोवाइडेड होते हैं. व्हाट इज द मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर मर्चेंट बैंकर? 10 crores, 5 crores, 50 lakhs, 10 lakhs. So the right answer is 5 crores. Which of the following is not the responsibility of a monitoring agency? अभी ये मॉनिटरिंग एजेंसी की बात हो रही है, तो मेक अरेंजमेंट्स टू इंश्योर द मॉनिटरिंग ऑफ इशू प्रोसीड्स, कीप अ track record on the expenditure incurred from the amount collected, reasons for delay in implementation to be reported to RBI to ensure that the government and statutory approvals related to project as disclosed in offer documents are being compiled with. So the right answer is reason for delay in implementation to be reported to RBI. In India, which was the commodity in which derivatives first originated? Gold, silver, oil and cotton. I think friends आपको एक पॉज लेना चाहिए छोटा सा, और विद दैट पॉज आप एक राइट आंसर को चूज कर लीजिए. सो द राइट आंसर इज कॉटन. From among the following, who is not a participant of derivative transaction? Arbitrator, guarantor, hedger, speculator. So the right answer is guarantor. Guarantor जो है वो पार्ट नहीं होगा. अभी हम लोग देखते हैं इनका काम क्या है. तो जो आर्बिट्रेजर है वो क्या करता है, उनका काम है टू टेक एडवांटेज ऑफ स्मॉल प्राइस डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट मार्केट्स की. दो डिफरेंट मार्केट में अगर एक ही
प्रोडक्ट का रेट जो है वो अलग अलग चल रहा है। फॉर एग्जांपल इंडियन मार्केट में और यूएस मार्केट में यूरो का जो प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से वो बाय एंड सेल करते हैं। अगर इंडियन मार्केट में कम है तो वो यहाँ से बाय करेंगे और ऐसा कुछ होता है। वहीं हेजर की बात करें तो हेजर जो है वो क्या है कि वो जो अपने रिस्क एक्सपोजर है उसको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। वहीं जो स्पेकुलेटर है वो क्या है कि इनका जो है वो रिस्क ज़्यादा होता है और उस हिसाब से इनको जो होप होती है वो टू जनरेट प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा होता है। और जब गारंटर की बात करते हैं तो गारंटर जो है वो कहीं से भी पार्टिसिपेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि गारंटर इज अ पर्सन हु गारंटीज द फुलफिलमेंट ऑफ एन ऑब्लिगेशन बाय अनदर पर्सन। जिनका गारंटर ये बने हैं उस बंदे के सारे ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कराने के लिए आपने इंश्योर किया है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, बीइंग अ गारंटर, you will be pulled in. Next, from among the following, identify the functions of derivative: price discovering, lowering transaction cost, increasing leverage, all of the above. So the right answer will be all of the above. Which of the following is not an OTC derivative? So swaps, exotic, currency futures and forward contracts. So the right answer is currency futures. अभी इसमें क्या है कि देखिए, जो करेंसी फ्यूचर्स हैं आर नॉट OTC डेरिवेटिव। तो करेंसी फ्यूचर्स आर एक्सचेंज traded derivative, meaning that they are traded on a regular exchange. Over the counter derivatives are traded directly between two parties without the need of an exchange. So ये information आपके लिए additional था. In a company, if a company wants to borrow $1 million for a period of 3 months, so 3 months, so for the period of 3 months, 6 months from now, what type of FRA should it buy? तो वो क्या होने वाला है फ्रेंड्स? दैट शुड बी 6 into 3. इट कैन नॉट बी 6 into 9. मैकमिलन बुक में 6 into 9 दिया है, आप इसको करेक्ट कर लेंगे. फैक्टरिंग इज अ फैसिलिटी फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग: मेंटेनिंग ऑफ सेल लेजर, मेंटेनेंस ऑफ रिसीवेबल्स, डेट कलेक्शंस, ऑल ऑफ द अबव. सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी. उससे पहले हम लोग एक और चीज़ देखते हैं कि जो हम लोग फैक्टरिंग की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो हम पहले फैक्टरिंग को समझते हैं. तो देखिए अभी क्या है कि फैक्टरिंग और फोरफिटिंग ये दोनों ही आना है आपके पास. अभी इसमें क्या है, फैक्टरिंग में बेसिकली पहले मैं वन लाइन में आपको समझाऊं कि एक लोन है या फिर एक बिल है. उसमें क्या होता है कि वो जो बिल है उस बिल की पेमेंट मिस्टर ए को आने वाली है 1 महीने में. तो वो अपने कैपिटल को ब्लॉक नहीं करके वो बैंक के पास जाएंगे और एक फैक्टरिंग करवा लेंगे. उसमें क्या होगा कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ जो मिडलिंग कर रहे हैं वो मिडलिंग करते रहेंगे और साथ में इनको कुछ पैसा दे देंगे इमीडिएटली. फॉर एग्जांपल कि ये 100 रुपये का बिल है तो ये इनको 90 रुपीज़ दे देंगे. जो 10 रुपीज़ होगा वो इस बैंक के लिए एडवांटेजियस होगा. तो इन्होंने क्या करना था, इन्होंने एक बिल रेज किया है टुवर्ड्स ए ने, एक बिल रेज किया है टुवर्ड्स बी. अभी बी ने वो बिल पे करना है 1 महीने बाद, लेकिन ए को पैसे की कुछ अर्जेंटली ज़रूरत है तो उसके लिए वो बैंक के पास आता है और 90 जो है आउट ऑफ 100 वो लेके चला जाता है एंड द 10% विल बी नेट. सो द टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन्स क्या होना है वहाँ पे? द सेल ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल्स, द सेल ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, ये बात हो रही है फॉरफिटिंग. सो एक कंपैरिजन हम लोग देख ले रहे हैं. अभी फिर क्या है कि इम्प्रूव्ड कैश फ्लो एंड मैनेज क्रेडिट रिस्क. यहाँ क्या है कि इम्प्रूव्ड कैश फ्लो एंड मैनेज क्रेडिट रिस्क फॉर लॉन्गर टर्म एंड हायर वैल्यू ट्रांजेक्शन्स. जहाँ भी छोटे ट्रांजेक्शन्स की बात होती है वहाँ पे चीज़ें लैग करती हैं. रिस्क अजम्पशन, द फैक्टर अज्यूम्स सम रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट. वही यहाँ पे क्या है कि ऑल रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट की मतलब यहाँ पे चीज़ें ऐसी थी कि अगर फैक्टरिंग में कोई परेशानी हो रही है देन दैट ए हैड टू मीडिएट. लेकिन यहाँ पे क्या है फॉरफिटिंग में कि एक बार आपने पैसे ले लिए, पैसे दे दिए, आपने बिल अपने पास रख लिया, अभी वो बंदा आता है नहीं आता है वो सारी चीज़ें आपके एंड पे हैं. एंड द टिपिकल ट्रांजेक्शन साइज जो है वो स्मॉल एंड मीडियम है फॉर फैक्टरिंग एंड मीडियम टू हाई है फॉर फॉरफिटिंग. जो इनका टर्म है इट इज़ अप टू 90 days और इनका टर्म जो है वो अप टू 10 years है.
सो आई होप फ्रेंड्स कि आपको यहाँ पे थोड़ी क्लैरिटी मिल गई होगी ऑलरेडी। अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि factoring is the facility for which of the following? So maintaining of sales ledger, yes. Maintenance of receivables, yes. Debt collection, yes. So all of the answers are correct. Which of the following is not a form of international factoring? That is form 3. So export only factors is not a form of international factoring. So it is the type of factoring that is specified to domestic trade only. Which of the following is not a form of international factoring? So single factor, two factor, three factor, export only factor. So the right answer is थ्री फैक्टर, क्योंकि थ्री फैक्टर के जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। फैक्टर्स जो है वो सिंगल फैक्टर है, जहाँ जो मीडिएट करेंगे वो ओनली वन फैक्टर विल मीडिएट। वहीं टू फैक्टर्स जो है वहाँ क्या होगा कि फॉर एग्जांपल जो ए और बी बैठा था वो एक इंडिया में बैठा है, दूसरा चाइना में बैठा है, तो भी इनको क्या करना है, तो इन्होंने क्या करना है, ये एक दूसरे को ही यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दें। सो दिस थ्री फैक्टर नॉट एट ऑल existing. So a forfeiter gives an undertaking to execute a specific forfeiting transaction at a firm discount rate within a specified time. What is the fee for such undertaking known as? So it should be commitment fee. Which of the following is a characteristic of forfeiting transaction? It is a short term. It can be with or without recourse. Without recourse मतलब आप समझ गए कि अगर पेमेंट नहीं आ रहा है तो फिर कुछ नहीं करा जा सकता है। चार्जेस इंक्लूड कमिटमेंट चार्ज एंड कॉमनली फॉर डोमेस्टिक बिजनेस। सो इनका जो करेक्टरिस्टिक है दैट इज चार्जेस इंक्लूड कमिटमेंट चार्जेस। In TREDS, when the transaction is initiated by corporate buyers, what type of transaction would that be? Factoring, reverse factoring, forfeiting, aligned forfeiting. So it is reverse forfeiting only. In which of the following statements is incorrect? So finance for new projects is riskier. Venture capitalists finance established project. Venture capital is long-term investment. Venture capitalist steps in where the profitability of failure is higher. तो बात हो रही है कि इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है, तो वेंचर कैपिटलिस्ट फिनेंस स्टैब्लिश्ड प्रोजेक्ट, नो, वो जो है वो बडिंग स्टेज में ही करते हैं, आइडिया लेवल पे ही फाइनेंस करते हैं। 1972, the committee which recommended commencing of VC business was? So the answers are Malhotra committee, Butt committee, Goipuria committee, Bharat Nagar committee. So the right answer is going to be Butt committee. So which of the following characteristics of VC funding is incorrect? They are high risk investments made with an intention of making high profit. The investment made are based on the short term goals. The provider of venture capital can participate in the management of the company, and the money is invested generally buying equity share in startup company only. So the right answer is investments made are based on short term goals. Which of the following is found in early stage of financing? So second round finance जो है वो early stage financing में है। Or venture capital funds may raise money from any investors by way of issuing units provided the minimum amount accepted by an investor is, पहले ये 5 lakhs था, अभी इसको 1 करोड़ कर दिया गया है। बट अगर आपके उस ऑप्शन में 1 करोड़ नहीं है, ओनली 5 lakhs है, तो फिर आप 5 lakhs के साथ स्टिक रह सकते हैं।
Which of the following covers the entire economic life of an asset? So the options are finance lease, operating lease, whole time lease and time lease. So it is like finance lease. अभी finance lease में क्या होता है कि finance lease जो है, it is a type of lease where lessor transfer the subsequently all the risk and reward of ownership of an asset, and so finance leases are typically long term and with the term that is exactly approximately equal to the economic life of asset. वहीं जो operating lease है वो क्या है, is the type of lease agreement in which the lessor does not transfer subsequently all the risk and reward of ownership of asset to lessee. वहीं the whole time lease and end to end lease are not recognized term in the financial industry. So finance lease आप समझ गए होंगे. Now in which of the lease does repair and maintenance lies with lessee? अभी lessee कौन है यहाँ पे? तो lessee है जिसने रेंट दिया है. तो इनका कहना है कि रिपेयर जहाँ lessee को देना पड़ता है. तो फिनेंस एंड लीज हम लोगों ने अभी जस्ट देखा है. ऑपरेटिंग लीज जो है वही आंसर होने वाला है, होल टाइम लैब्स एंड एंड टू एंड लैब्स. यहाँ आपका नाम. सो द ऑपरेटिंग लीज जो है वहाँ क्या होता है फ्रेंड्स? तो ऑपरेटिंग लीज में है कि जो लेसर है रिटेन्स द ओनरशिप ऑफ द एसेट एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स रिपेयर एंड maintenance. However, the lessee is responsible for operating costs of assets such as fuel, insurance, and taxes. So the next question is, in which year was the first CRA established in India? So the options are 1947, 1972, 1987, 2000, and the answer is 1987. So the first credit rating agency in India was established in 1987 and the name was CRISIL, Credit Rating Information Services of India Limited. और बाद में ये जो है सब्सिडी ऑफ S&P ग्लोबल. अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. हाउ मेनी अप्रूव्ड CRAs आर देयर इन इंडिया? सो द राइट आंसर विल बी 7 CRAs. एंड कौन कौन से हैं वो 7 CRAs हम लोग एक बार वो देख लेते हैं. सो 7 CRAs वी हैव इज CRISIL, ICRA is Investment Information and Credit Rating Agency, CARE, Credit Analysis and Research Limited. फिर है इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड, फॉर्मली इट वाज टिक रेटिंग इंडिया. फिर है ब्रिक वर्क रेटिंग BWR. फिर है एक्यूट रेटिंग एंड रिसर्च. उसके बाद है इन्फॉर्मरिस वैल्यूएशन एंड रेटिंग प्राइवेट लिमिटेड. और ये जितने भी CRAs हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, सब के सब जो हैं वो सेबी से रेगुलेटेड हैं. तो इसका हमको ध्यान रखना है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंडिकेट इन्वेस्टमेंट ग्रेडिंग क्रेडिट रेटिंग? तो AAA, BBB, A. सो BB जो है वो कोई भी इंडिकेटर नहीं है. नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम क्रेडिट स्कोर that can be awarded to an individual? So options are 300, 500, 900, 1200. तो फ्रेंड्स ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए, इसको तो पहले ही एलिमिनेट करेंगे. सो द राइट आंसर विल बी 900. An entity that establishes a mutual fund is known as trustee, asset management company, sponsor, none of the above. So the right answer is sponsor. A multi-cap fund is an example of which type of mutual fund? So अभी इसमें क्या है कि इक्विटी स्कीम, डेट स्कीम
हाइब्रिड स्कीम एंड सोल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम। तो 4 ऑप्शंस आपके पास गिवन है। तो जो इक्विटी स्कीम है उसका एडवांटेज क्या है कि वो मार्केट ड्रिवन होता है। तो हम लोग वहाँ क्या कर सकते हैं कि पहले एक बार इसके थोड़े से बेसिक डिटेल्स को देख लेते हैं। तो देखिए, जो इक्विटी स्कीम्स हैं are the mutual fund that invest primarily in stocks. So equity schemes can further classified into large cap, mid cap, small cap and multi cap. So friends, जो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप एंड मल्टी कैप है, तो आवर एग्जाम्पल, आवर क्वेश्चन ऑप्शन इज वन ऑफ दैट ओनली. Next is कि medium duration fund is an example of which type of mutual fund. Again the options are equity, debt, hybrid, solution. तो आपको पता है कि जो equity है उसको हम लोग कैसे देखते हैं, उसको हम लोग बिल्कुल मार्केट बेस्ड की तरह देखते हैं, क्योंकि यहाँ ज़्यादा पैसा जो है वो स्टॉक मार्केट में. जो डेट है उसको हम लोग बिल्कुल नॉन मार्केटिंग, जहाँ आपका पैसा जो है वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लगा है, ऐसी जगहों पे लगा है. वहीं हाइब्रिड जो है वो मिक्स होगा, कि मार्केट बेस्ड भी होगा, गवर्नमेंट फंड. तो इसका ऑप्शन जो होगा वो डेट स्कीम्स होंगे. और डेट स्कीम्स क्या होते हैं? आर द म्यूचुअल फंड्स दैट इन्वेस्ट प्राइमरली इन डेट सिक्योरिटीज सच एज गवर्नमेंट बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड, मनी मार्केट, ऐसी जगहों पे. और इनका जो एक ड्यूरेशन है वो 3 to 4 years का होता है. नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर debt oriented NFO? 10 crores, 20 crores? So the right answer is going to be 20 crores. What is the minimum amount for investing in a mutual fund using SIP method? तो आपको ये पता होगा. 100 नहीं है, 500 and 1000. I think इसी में आपने confusion होना है. तो the right answer will be 500. So with 500, what does the principle of Obri में विदई means in context of insurance product? तो principle of subrogation, principle of consideration, principle of utmost good faith and principle of proximate cause. तो utmost good faith मतलब क्या होता है कि एक बंदा जो होगा वो होगा इंश्योरर, जो इंश्योर करेगा. एक बंदा होगा वो होगा इंश्योर्ड, जो इंश्योर हुआ है. तो इन दोनों को सारे ही इंफॉर्मेशन जो हैं वो बहुत ट्रांसपेरेंट रखने हैं. वो गुड फेथ में जो बंदा इंश्योर्ड होने गया है उसने सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने हैं, और जिस कंपनी ने इंश्योर किया है उनको भी सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने हैं. तो द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी? Options are life insurance, motor insurance, travel insurance and marine insurance. So the answer will be life insurance. वो क्यों? अभी देखिए, लाइफ जहाँ कॉन्ट्रैक्ट की बात है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, तो ये कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ वन पार्टी प्रोमिसेस टू कॉम्पनसेट द अदर पार्टीज फॉर एनी लॉस और डैमेजेस दैट दे मे सफ़र. तो अब हम लोग इस स्टेटमेंट को पीछे फिर से लेके चलते हैं. तो यहाँ क्या है कि मोटर इंश्योरेंस में आपको पता लग जाएगा कि कितना एग्जैक्ट लॉस हुआ है. ट्रैवल में आपको पता लग जाएगा कि कितने का आपका लगेज गुमा है या कुछ भी. मेराइन में आपको पता लग जाएगा कि कितने के आपके कंटेनर्स डूबे हैं. लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में वहाँ पे लाइफ का रिस्क, मतलब लाइफ का लॉस हो रहा है, इमोशन का लॉस हो रहा है, उस पर्सन के ऊपर कितनी ज़्यादा डिपेंडेंस थी फैमिली की, तो इन चीज़ों को असर्टेन करना बहुत मुश्किल है. सो दिस कैन नॉट बी the contract of indemnity. So in which of the following life insurance product does the policy holder receives the sum assured over a period of time even if the policy holder does not die during the term of the policy? तो इसको बोलते हैं टर्म पॉलिसी. तो टर्म पॉलिसी नहीं है, होल लाइफ पॉलिसी. सुनने में लग रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है. एंडोमेंट प्लान विथ प्रॉफिट पॉलिसी. सो फ्रेंड्स, इसमें हम लोग एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे कि टर्म पॉलिसी आपको पता है क्या होता है. तो एंडोमेंट प्लान जो है वही राइट ऑप्शन होगा कि जहाँ पे
पैसे पहले चुका रहे हैं लोग, भर रहे हैं, अगर उनको कुछ हो जाता है तो उनको जो इंश्योर्ड अमाउंट है उनका वो अमाउंट मिलेगा, अगर उनको कुछ नहीं होता है तो एक लमसम अमाउंट होगा प्री एग्रीमेंटेड, वो अमाउंट मिल जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अवार्ड दैट द इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन कैन गिव टू एन एग्रीव्ड पॉलिसी होल्डर? So 10 lakh, 20 lakh, 30 lakh, 50 lakh. So the right answer will be 30 lakhs. अभी क्या है, पेंशन प्रोडक्ट्स जनरली हैव टू स्टेजेस, द एक्यूमुलेशन स्टेज एंड, अभी ऑप्शंस आपके पास क्या क्या हैं, डिस्चार्ज, पेंशन स्टेज, वेस्टिंग स्टेज एंड बैकिंग स्टेज। तो देखिए सबसे पहले जो है कि इसको हम लोग एक बार देखते हैं कि एक्यूमुलेशन, तो एक्यूमुलेशन मतलब क्या है कि पहले जब लोग जॉब में होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो पैसे थोड़े 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 करके जमा करते हैं, एट दिस लेवल ही गॉट रिटायर्ड। अब यहाँ से जो है उनका वेस्टिंग वाला स्टेज चालू होता है कि अभी तक यहाँ तक तो उन्होंने जमा कर दिया, अब इसके बाद जो है उनको मिलना शुरू हो रहा है, आइदर इट इज़ मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, लमसम, उनको कैसे चाहिए दैट डिपेंड्स ऑन हिम। लेकिन ये जो वेस्टिंग स्टेज है वो यही बताता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्कीम ऑपरेटेड बाय EPFO? Employees Pension Scheme, Employees Provident Fund Scheme, Employee Gratuity Scheme, Employees Deposit Link Insurance Scheme. So the right answer is going to be Employees Gratuity Scheme. क्यों? क्योंकि जो ग्रेचुटी स्कीम है उसका टेक केयर कौन करती है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट, व्हाट इज द लॉक इन पीरियड ऑफ PPF account? So friends, I think you all must be knowing 15 years is the lock-in period. Which is the National Record Keeping Agency under NPS? So the options are CDSL, RBI, NSDL, SEBI, and the right answer is NSDL. What is the minimum age for a person to join the Atal Pension Yojana? I think you all must be knowing 18 years. Up to what extent its own capital and reserves can a bank invest in a financial services subsidiary? 5%, 10%, 20%, none of the above. So the right answer is 10% only. What is the maximum percentage of equity contribution that a bank acting as sponsor of IDF NBFC can contribute? So this is very simple, friends. 49%. A bank desirous of setting up primary dealership business through a subsidiary is required to be registered as NBFC with RBI, merchant banker with SEBI, brokerage service provider with SEBI, none of the above. So the right answer is going to be NBFC with RBI. So the next question is, what is the minimum amount of owned fund that a bank desiring to pursue insurance business with risk participation should be? 100 crores, 1500 crores, 1000 crores and 5000 crores. So the right answer is 1000 crores. एंड फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हम लोग कर भी नहीं सकते, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको एक बार को मेमोराइज करना होगा। अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं दिस विल कम डायरेक्टली, तो आपको इनको एक बार दो बार देख लेना है। व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट कैन बी मेड इन एन REIT? सो रुपीज़ 5000, rupees 10,000, rupees 15,000 and rupees 50,000. So the right answer is 10,000 only. So friends, इसको आप मार्क कर लेंगे कि ये जो आंसर है वो 15,000 बुक में है, लेकिन द राइट आंसर इज 10,000 ओनली। तो आपको इसको मार्क करके रखना है। सो देखिए कि मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट कैन बी मेड बाय एन REIT in India is rupees 10,000, which was reduced from 50,000 in July 2021 by SEBI. तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट
the least liquid, REIT, physical real estate, equity in real estate company, bond issued by real estate company. So as you all know, जहाँ फिजिकल रियल एस्टेट की बात हो रही है तो वहाँ पे चीज़ें जो होती है वो थोड़ी अनऑर्गेनाइज होती हैं, तो इसकी वजह से वहाँ लिक्विडिटी भी थोड़ा कम रहता है. What is the minimum percentage that an REIT should hold in completed and revenue earning projects? So it is 80%, friends. Which of the following is not included in infrastructure? So as you can see, power is one infrastructure, project, railway again infrastructure, telecom again. तो ये वैसी चीज़ें हैं कि अगर हम लोग जहाँ डेवलपमेंट करते हैं तो उससे जो है वो रेगुलर जो ह्यूमन बीइंग है उनकी लाइफ में कुछ अपलिफ्टमेंट आता है. ऑब्वियसली बैंक से भी आ रहा है क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड बैंकिंग सर्विसेज दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बट अगर हम लोग बहुत मिनिमल बेसिक रिक्वायरमेंट की बात करें तो पावर, रेलवे, टेलीकम्युनिकेशन, इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा है. सो द बैंक विल बी excluded from the infrastructure thing. What is the minimum amount of stake that a sponsor should hold in an INVIT? So 5%, 10%, 15 and 25. So the right answer is 25%. I hope friends कि आपको हमारा जो ये एफर्ट है वो अच्छा लगा होगा. इफ़ यू लाइक्ड इट प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे कंटेंट को अपने फ्रेंड्स एंड कोलीग्स तक शेयर कीजिए जिनको इसकी ज़रूरत है. एंड फ्रेंड्स, अगर आपके पास अभी तक कोई नोट्स नहीं है देन यू हैव टू बाय अ नोट्स. आइदर ये बहुत व्हाट टू से बड़ा नोट्स हो या बहुत कंसाइज नोट्स हो, बट यू शुड हैव अ पेड नोट्स ओनली, क्योंकि जो फ्री फ्लोटिंग नोट्स हैं उनमें डाटा ऑथेंटिकेशन की थोड़ी इशू है. इवन मैंने आपको मैकमिलन बुक में करेक्शन दिखाया, तो जब अगर मैकमिलन बुक में करेक्शन पॉसिबल है तो ऐसे एक फ्री फ्लोटिंग जो डॉक्यूमेंट है वहाँ पे कोई भी ऐसे चेक बॉक्स नहीं लगा है कि चीज़ें कैसी हैं. तो आप अगर अपना एफर्ट, अपनी एनर्जी डाल रहे हैं बिकॉज आप वर्किंग हैं, आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप कुछ रॉन्ग पढ़ के फिर उसको बार बार ओवर राइट करें. सो बेटर कि डू राइट एट द फर्स्ट टाइम इटसेल्फ. आपके पास एक पेड नोट्स होना चाहिए. अगर आप हमारे पेड नोट्स की तरफ आना चाहते हैं तो आप स्क्रोल में एक नंबर देख रहे होंगे. यू हैव टू ओनली मैसेजेस. Later on we'll take care. Thank you so much friends, and all the very best for your upcoming exams.